गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में चैप्टर 5 पढ़ेंगे, क्लास 7 का। चैप्टर का नाम है जल, वाटर। ठीक है। जब आप पानी की बात करते हो, जल की बात करते हो, तो सबसे पहले मन में क्या आता है आपके? पीने वाला पानी, रिमझिम रिमझिम बारिश, है ना। और क्या याद आता है? झरना, झील याद आता है कि नहीं आता है? नदी या नालों में जो पानी बह रहा है वो भी याद आता होगा। तो ये सब क्या है? पानी है। ये सब पानी है। और बारिश में जब पानी बहता है बारिश का पृथ्वी की सतह पर, तो हम क्या करते हैं? अक्सर उसमें अपनी नाव तैराते हैं, जिसमें इससे नाव को तैराने में बचपन में हमें बहुत ही आनंद मिलता था, है ना। बहुत मज़ा आता था। आता था कि नहीं आता था? आता था, बिल्कुल आता था। क्यों नहीं आता था? आपने लास्ट क्लास पढ़ा था वायु, जिसमें हमने जाना था वर्षा के बारे में। याद है आपको? चलिए वहीं से शुरू करते हैं। वर्षा कैसे होती है? वर्षा होती है सूर्य के ताप के कारण, सूर्य की ऊष्मा के कारण। क्या होगा? जो बड़े बड़े जल निकाय हैं, जैसे महासागर, सागर, झील, तालाब, ये सब जो बड़े बड़े जल निकाय हैं, जो छोटे भी हैं वहां पर भी होता है, लेकिन बड़े पर हम आसानी से इसे देख सकते हैं। आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन उसका परिणाम देखने को मिलता है। क्या होता है इसके कारण? जो जल होता है वो गर्म होकर वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है, वाष्पित हो जाता है, भाप बन जाता है। और भाप बनकर ऊपर जाकर क्या बनता है? जल वाष्प। जल जो वाष्पित हो गया, भाप बन गया, वो क्या बन गया? जल वाष्प बन गया। वायुमंडल में पहुंचा तो जल वाष्प हो गया। ये जो जल वाष्प है, ये संघनित होकर जल की बूंद में बदल जाता है। और ये जो जल की बूंदें हैं, ये जल की बूंदों का समूह क्या है? बूंदों का समूह क्या बनाता है? बादल। और ये बादल जब भारी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, वायु की सतह पर तैर नहीं पाते हैं, तो क्या होते हैं? वर्षण के रूप में नहीं पाते। तब ये वर्षण के रूप में नीचे आते हैं, नीचे आते हैं पृथ्वी या समुद्र में या सागर में, है ना। कुल मिला के पृथ्वी पर नीचे आते हैं, वर्षण के रूप में नीचे आते हैं। वर्षण हमने कई प्रकार के देखे थे, जिसमें से पानी के रूप में, जब वर्षण के प्रकार में हमने जाना था, पानी के रूप में जब नीचे आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। पानी के रूप में जब नीचे आता है, ये जो जल की बूंद है, जो बादल बन गई है, बादल भारी हो जाते हैं और नीचे आते हैं तो उसे वर्षा कहते हैं, है ना। चलिए इसे हम कुछ चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे यह है बड़ा जल निकाय। क्या है? जल निकाय बड़ा। महासागर ही मान लीजिए, है ना। ये क्या है? महासागर है। महासागर में सूर्य के तापमान के कारण पानी गर्म हुआ, गर्म होकर क्या होगा? वाष्पित होगा, भाप बनेगा। क्या होगा? वाष्पित होगा। वाष्पित हुआ, वाष्पित होने के बाद
संघनित होकर क्या बनाएगा? बादल बनाएगा। जल की बूंद, बूंद से कई बूंदों का समूह बादल बनेगा। ये बूंद है और फिर बादल बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है। संघनन होना क्या होता है? संघनित होना या संघनन की क्रिया क्या है? जब वाटर वेपर ठंडे होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। और ये बादल फिर क्या हो? वर्षण के रूप में नीचे आ जाते हैं। पानी, जल, आप देख रहे हैं जो पानी या जल है इसका रूप लगातार परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? लगातार परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पानी है ना? महासागर में क्या है? पानी है, जल है, जल के रूप में है। जब जल गर्म हुआ तो वाष्प बन गया, वाष्पित होकर जल वाष्प बन गया। क्या बन गया? जल वाष्प। जल वाष्प बन गया। ठीक है। जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो गया। तो आप देख सकते हैं ये लगातार चक्र क्या है? चल रहा है। रूप बदल रहा है जल का। वाष्प से जल वाष्प, जल से जल वाष्प बना, जल वाष्प से बादल बना, जल की बूंद से बादल बना, बादल से वापस से वर्षण के रूप में नीचे महासागर में पानी के रूप में आ गया। तो पानी से वापस पानी में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या हो गया? जल चक्र हो गया। क्या हो गया? जल चक्र हो गया। ये जो घटना आप देख रहे हैं वर्षण के रूप में घट रही है, जल वाष्प बन रहा, बादल बन रहे हैं, है ना? ये सारी क्रियाएं कहाँ हो रही हैं? क्षोभ मंडल में। कहाँ हो रही हैं? क्षोभ मंडल में। आपने देखा पिछली क्लास में जाना होगा वायुमंडल की परिधि जब आप पढ़ रहे थे तो क्षोभ मंडल के बारे में, ट्रोपोस्फेयर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में घटित होती हैं। तो ये सारी घटनाएं कहाँ घट रही हैं? क्षोभ मंडल में घट रही हैं। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर याद रखेंगे। और ये क्या है? जल चक्र है। पानी से शुरुआत हुई और पानी वापस बन गया, है ना? साथ ही ये जो जल चक्र की क्रिया है ये कैसे घटित हो रही है? ध्यान दो। महासागर, ये क्या है? महासागर हमने माना था ना। महासागर ऊपर पहुंचे तो जहां जल वाष्प बन रहा है, बादल बन रहे हैं, ये क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल। और वापस पानी कहाँ आ गया? महासागर में। महासागर में गिरे या फिर धरती पर गिरे? क्योंकि अधिकांश भाग पृथ्वी का कैसा है? जल से घिरा हुआ है। शेष भाग धरती पर, शेष भाग स्थल है। तो इस तरह से वापस कहाँ आ गया? धरती पर, पृथ्वी पर। ठीक है। पृथ्वी पर। तो पृथ्वी, महासागर, वायुमंडल और पृथ्वी के बीच चक्कर लगाता रहता है ये जल। स्पष्ट है? महासागर, वायुमंडल और पृथ्वी के बीच जल चक्र चक्कर लगातार लगाता रहता है, यही है जल चक्र। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़े। जो पृथ्वी है, कितने लोगों को याद है पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का अधिकांश भाग पर पानी है। अधिकांश भाग पानी से ढका हुआ है। कहाँ से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है पृथ्वी? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी क्या है? एक
थलसाला के समान है। कैसे? थलसाला के समान है। थलसाला क्या होता है? थलसाला ठीक वैसे ही है जैसे एक्वेरियम होता है। एक्वेरियम जानते हैं? जलसाला, जल जीव साला, जिसमें कांच का या प्लास्टिक का एक जार होता है, कंटेनर होता है, जार नहीं कंटेनर होता है, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट टैंक होता है ना, कंटेनर या पारदर्शी टैंक होता है जो पानी से भरा होता है और जिसके अंदर जलीय जीव होते हैं। याद आ गया? ऐसा ही कुछ मिलता जुलता थलसाला होता है, लेकिन यहाँ पर जलीय जीव नहीं है। थल है तो थल, इस थल की बात करेंगे। क्या होगा? एक पारदर्शी कांच होगा या प्लास्टिक का कंटेनर होगा जिसके अंदर मिट्टी, छोटे पत्थर ये सब रखे हुए होंगे, कोयला, और उसमें कुछ प्लांट लगा दीजिए। उस पर आप क्या करिए? स्प्रे कर दीजिए पानी से, ठीक है, और उसे बंद कर दीजिए। फिर आप देखिए कि वो कैसे पानी जो है संघनित हो जाता है। क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। ठीक है, पानी को नीचे गिरता हुआ आप देखेंगे उस थलसाला के अंदर। तो थलसाला एक क्या है? आर्टिफिशियल इनक्लोजर है, कृत्रिम अहाता है, जिसके माध्यम से हम पानी को वाष्प बनकर संघनित होते हुए देख सकते हैं। संघनित होकर क्या होगा? पानी जो जल है, जल की बूंदें नीचे की ओर गिरती हुई देख सकते हैं। हमें खुद प्रैक्टिकल करना हो तो भी इस तरह से कर सकते हैं घर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल दो प्रकार से है। दो प्रकार हम जल को बांट सकते हैं। एक आलावड़ जल, दूसरा लवणीय जल। आलावड़ जल फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर। ठीक है, जो फ्रेश वाटर है, आलवड़ जल है, उसके स्रोत क्या क्या हैं? आलवड़ जल, फ्रेश वाटर, उसके स्रोत क्या क्या हैं? कहाँ से हमें ये प्राप्त हो सकता है? स्रोत है नदी, रिवर्स, जैसे कि मिसिसिपी नदी, अमेजन नदी। नाम आपको अनजाने से लग रहे हैं, बिल्कुल लगेंगे क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन हम इन्हें अभी मैप पर देखेंगे कि ये किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। डेन्यूब नदी, नाइजर नदी, गंगा नदी, अब आ गई पहचान वाली नदी ना, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो नदी जितनी भी है वो क्या है? फ्रेश वाटर है। इन नदियों के नाम बताने का उद्देश्य ये है, यहाँ पर क्या है? फ्रेश वाटर है। इसके अतिरिक्त ताल, पॉन्ड्स, सोते, स्प्रिंग्स, यहाँ पर भी ये क्या है? फ्रेश वाटर्स के स्रोत हैं। स्प्रिंग्स और हिमनद, ग्लेशियर्स। लास्ट क्लास में भी 6th क्लास में हमने ग्लेशियर्स के बारे में जाना था, है ना? कुछ ग्लेशियर्स तो जाने ही थे। यहाँ जो भी पानी है, जल है, वो क्या है? फ्रेश वाटर है। आगे देखते हैं क्या इसके अतिरिक्त झील भी है। फ्रेश वाटर के अंतर्गत झील भी आएंगी। लवणीय जल, लवणीय जल, सॉल्टी वाटर, इसके अंतर्गत क्या क्या है? महासागर और
समुद्र या सागर, ओशन बॉडीज और सी बॉडीज। ठीक है, सुनने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं, महासागर और सागर। सामान्य तौर पर हम इन्हें एक ही मान लेते हैं, है ना, पर थोड़ा बहुत अंतर तो है। क्या अंतर है, पहले हम कुछ जान लेते हैं फिर अंतर जानते हैं। महासागर कितने हैं, 5। कौन कौन से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, है ना, ये हैं महासागर। बात सागर की करें तो सागर के कुछ नाम जान लें। कोरल सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। ये सब क्या है, भूमध्य सागर, ये सब सागर हैं। और कैरिबियन सागर। हमने इतने सारे सागर के नाम जान लिए। महासागर तो 5 ही हैं, पर सागर कई सारे हैं, जिसमें से हमने कुछ सागर के चर्चा यहाँ पर आपसे की है, उनके नाम आपको बताए हैं। ठीक है, महासागर और सागर में अंतर क्या है, महासागर और सागर में मूलभूत अंतर क्या है। महासागर जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा खारा जल निकाय है। जितने भी महासागर हैं वो पृथ्वी के सबसे बड़े खारे जल निकाय हैं, जो महाद्वीपों को विभाजित करते हैं। वहीं अगर सागर की बात करें तो सागर महासागर का ही एक भाग है, जो महाद्वीप के पास में स्थित होता है। महासागर बहुत बड़े होते हैं आकार में, और ये जो सागर हैं इनकी तुलना में तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो सागर होते हैं वो महासागर की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। महासागर आपने जाना 5 हैं और सागर कई सारे हैं। महासागर का जो क्षेत्र होता है वो खुले क्षेत्र में होते हैं, जबकि जो सागर होते हैं वो महाद्वीपों के किनारे पर या अंदरूनी भाग में स्थित होते हैं। ठीक है, महासागरों की जो सीमाएं हैं वो अस्पष्ट होती हैं, वहीं जो सागर हैं वो महासागरों से जुड़े हुए होते हैं। जब आपने ये जाना कि जो सागर है वो महासागर का ही एक भाग होता है, तो उनसे जुड़े हुए होंगे ना, बिल्कुल। और क्या हम देखते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यही देखते हैं ना कि दोनों ही महासागर और सागर क्या हैं, बड़े जल निकाय के अंतर्गत आते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज के अंतर्गत आते हैं। स्पष्ट है, चलिए अब हमने जो जाना है क्या, महासागर और समुद्र के बारे में कि इतने इतने होते हैं, इनका पानी कैसा होता है। जो लवणीय जल होता है, लवणीय जल का पानी कैसा होता है, खारा होता है। पानी जल खारा होता है ना, पीने योग्य नहीं होता है। क्या है, पीने योग्य नहीं होता है। फ्रेश वाटर जो होता है वो पीने योग्य होता है, पीने योग्य नहीं होता। इसके पानी में क्या पाया जाता है, जो खारा पानी है, लवणीय जल है, उसमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये जल खारा होता है। ठीक है, अब हम मैप के माध्यम से जो नदी और सागर हमने नाम जाने हैं इस क्लास में, उनको थोड़ा थोड़ा क्या कर लें, जान लेते हैं। चलिए मैप पहले ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग भी धीरे धीरे करके मैप बनाने की कोशिश करिए, सीखिए। ठीक है,
मैप बनाने की कोशिश करिए, सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से बहुत अच्छा मैप बना लें, जैसा भी बनाएं पर कुछ ना कुछ बनाएं। क्या है ये है ऑस्ट्रेलिया। हमने सबसे पहले क्या जाना था, महाद्वीपों के बारे में जाना था। क्या है ये, उत्तरी अमेरिका। मैंने उस समय भी क्लास में आपको शिक्षा में पढ़ाते समय मानचित्र बनाकर दिखाया था, मैप बनाकर दिखाया था, तो आपको इतना तो याद ही होगा। ये क्या है, दक्षिण अमेरिका। ये यूरोप। आपको मानचित्र कोई भी दे तो आपको मोटे तौर पर पता हो जाना चाहिए कि ये कौन सा मानचित्र है, कौन सा महाद्वीप इस मानचित्र में है। ठीक है, यूरोप है, और ये क्या है, अफ्रीका, और ये है एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, महासागर 5 हैं, कहाँ कहाँ स्थित है, ये रहा प्रशांत महासागर। यहाँ क्या है, अटलांटिक महासागर। ये है अटलांटिक महासागर। ये क्या है, यहाँ भारत के नीचे स्थित है हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है। और यहाँ पर है दक्षिणी महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर। तो आपको महासागर की तो जानकारी हो गई और महाद्वीपों की भी जानकारी हो गई है। अब क्या बचा है जानने को आपके लिए, सागर के बारे में। महासागर जान गए, सागर के बारे में। तो सबसे पहले हमने नाम क्या लिखा था, कोरल सागर। कोरल सागर कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास स्थित है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके पूर्व में स्थित है। मानचित्र याद है आपको, पूर्व कैसे किस तरफ होगा, ये रहा, ये क्या है, कोरल सागर, कोरल सागर। ठीक है, पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर कहाँ स्थित है, पूर्वी एशिया के, ये है एशिया, एशिया का ये क्या होगा, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के पूर्व में स्थित है पूर्वी चीन सागर। मोटे तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्वी चीन सागर कहाँ है। यहाँ पर क्या है, चीन है। कौन सा देश है, चीन है। और चीन के दक्षिण में स्थित है दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। स्पष्ट है। अब अरब सागर, क्या लिखा था, अरब सागर, उत्तरी हिंद महासागर का एक हिस्सा है। ये रहा हिंद महासागर, इसका उत्तरी इस तरफ कहाँ है, यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर है। इसके बाद लाल सागर, जो कि हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। कहाँ है, ये रहा, ये है लाल सागर। है ना। यूरोप और अफ्रीका के मध्य क्या है, भूमध्य सागर। यूरोप अफ्रीका के महाद्वीप के मध्य है भूमध्य सागर। और अटलांटिक महासागर का हिस्सा है एक सागर, कौन सा, कैरिबियन सागर। यहाँ पर स्थित है कैरिबियन सागर। याद आ गया, याद कर लेंगे, अभी तो आपने जाना ही है ना। इसके अतिरिक्त आपने नदी जानी थी जहाँ पर फ्रेश वाटर है। नदी किसके अंतर्गत आती है, फ्रेश वाटर। नदी में फ्रेश वाटर है। कौन कौन सी नदी, मिसिसिपी नदी। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो आप यहाँ पर ऐसे दिखा लीजिए, ये क्या है, मिसिसिपी नदी।
अभी आप महाद्वीप को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेजन नदी कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ये क्या है? अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी स्थित है। ठीक है। बात करें डेन्यूब नदी की, कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में डेन्यूब नदी। और नाइजर नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक, नाइजर नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। साथ ही गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया में आता है। हम भारत को जानते हैं, इसलिए यहाँ पर भारत लिख देंगे। ये रही गंगा नदी और ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। स्पष्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग, शायद मैंने आपको लिखवाया नहीं है, एक नदी का नाम है जो बहुत अपने आप में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगेगा। क्या? डार्लिंग नदी। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। कुछ यहाँ पर होगी, आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने कुछ नदियों के बारे में जान लिया है। आप इन्हें महाद्वीप के तौर पर याद रखेंगे। कोई पूछे मिसिसिपी नदी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अमेजन नदी कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। डेन्यूब नदी कहाँ है? यूरोप में स्थित है। नाइजर नदी कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। स्पष्ट है? चलिए, इसके अतिरिक्त झीलों में भी क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। तो कुछ झील के बारे में यदि आप जानना चाहें तो एक दो बता देती हूँ। आपके क्लास में दिया गया है, जैसे कि विक्टोरिया झील। जैसे कि विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया झील है ना। ग्रेट बियर झील, यहाँ पर ग्रेट बियर झील, ये ग्रेट बियर झील है। फिर ग्रेट स्लेव झील है। क्या है? ग्रेट स्लेव झील है। तो आप इसे देख सकते हैं अपने बुक में भी। इस तरह से आपने जान लिया फ्रेश वाटर के स्रोत, और मानचित्र में भी कुछ देख ली है आपने नदियों को। साथ ही जो सॉल्टी वाटर के जो स्रोत हैं, महासागर और सागर, उन्हें भी आपने मानचित्र पर देख लिया है। ठीक है। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं जल के वितरण को। जल के वितरण को जाने उससे पहले हमने अभी जब ही जाना है क्या, कि जो लवणीय जल है, सॉल्टी वाटर है, वो कैसा है? खारा है। कैसा है? खारा है। लवणीय जल कैसा है? खारा है। तो ये जो खारा है, जो लवण है, उसमें जो सॉल्ट्स है, उसे मापते हैं। किस में? उसकी जो लवणता है उसको मापते हैं, मेजर करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लें लवणता क्या है। क्या? लवणता क्या है? 1000 ग्राम जल में, किसमें? 1000 ग्राम जल में उपस्थित नमक की मात्रा, उपस्थित किसकी? नमक की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा। ठीक है। नमक की मात्रा, और भी सॉल्ट्स होते हैं, मैंने आपको याद दिलाने के लिए सोडियम क्लोराइड कहा है। नमक की मात्रा होती है
इसे ही लवणता कहते हैं। जो नमक की मात्रा होती है वही क्या है, नमक की मात्रा लवणता कहलाती है। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? 35,000 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। ये क्या है, लवणता है। ठीक है। इजराइल, इजराइल एक देश है ना, क्या है, एक देश है। तो इजराइल में मृत सागर है, क्या है, मृत सागर, डेड सी। उसकी लवणता कितनी है? 340 ग्राम प्रति लीटर उसकी लवणता है। उसमें इतनी लवणता अधिक है जिसके कारण क्या होता है, तैराक उसमें तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि नमक की जो अधिकता होती है वो डूबने नहीं देती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जल के वितरण की। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले से ही हम जानते हैं पृथ्वी के अधिकांश भाग पर क्या है, जल है। कितने भाग पर जल है, यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग, कितना, 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। पानी से, जल से ढका हुआ है। शेष भाग पर क्या है, स्थल है। शेष भाग स्थल है, जो पानी से ढका हुआ नहीं है, जमीन है, सतह है। ठीक है। तो जो भाग पानी से ढका हुआ है उसमें भी ये पानी, ये जल कहाँ कहाँ अधिक है उसे देखते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। महासागर, कहाँ, महासागर। महासागर में कितना पानी है, 97.3% पानी है, जो कि क्या है, खारा है। ये पानी खारा है। जब आप महासागर यहाँ कहना है तो इसमें समुद्र भी शामिल है। क्या है, इसमें समुद्र शामिल है, क्योंकि दोनों का पानी क्या है, खारा है। कितना पानी बचा, यदि 100% पानी है उसे, उसका 97.3% पानी महासागर में है जो कि खारा है, तो कितना बचा, 2.7, है ना। इतने पानी में देखते हैं आगे पानी कैसे वितरित होता है। बर्फ छत्रक के रूप में है पानी, आइस कैप। कितना पानी है, 0.00%। आप ये नोटबुक से भी देख सकते थे, लेकिन बताना ज़्यादा सही रहेगा। भूमिगत जल के रूप में कितना पानी उपलब्ध है, ग्राउंड वाटर 0.68% के रूप में है। और झीलों का फ्रेश वाटर कितना है, झीलों में क्या है, फ्रेश वाटर है। कितना पानी है झीलों में, 0.009%। फ्रेश वाटर लेक्स में इतना ही पानी है। इसके अतिरिक्त पानी कहाँ है, जल कहाँ है, वायुमंडल में। वायुमंडल में जल है ना, जलवाष्प के रूप में, है ना। जो जल है अपना स्वरूप बदलता रहता है, हमने थोड़ी देर पहले इसी क्लास में
जाना है, इतने प्रतिशत है। और इसके बाद में नदियों में पानी है कितना, 0.0001%। ये सब आप जब जोड़ देंगे तब आएगा 100%, इतना पानी है। ध्यान देने की बात यह है कि ये जो पानी है, जल है, इसमें अधिकांश भाग क्या है, खारा है, अधिकांश भाग खारा है। इतना ही जो पानी है, शेष जितना पानी बचता है वो क्या है, पीने योग्य है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक बड़ा भाग बर्फ के रूप में है, शेष भूमिगत जल के रूप में है। उसके बाद जो कुछ भी बचता है थोड़ा सा, वो फ्रेश वाटर झील में है, फिर वायुमंडल में है, और सबसे अंत में नदियों में है, ठीक है। तो वास्तव में पीने योग्य पानी क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए पानी का यदि उपयोग ना हो तो अन्यथा उसे नष्ट ना करें, जितना उपयोग है उतना ही उपयोग करें, शेष क्या करें, संरक्षित करें या दूसरों के लिए रखें। क्योंकि पानी ही, एक कोट है ना, जल ही जीवन है। क्या है, जल ही जीवन है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। यदि आपको प्यास लगी होगी तो पानी ही प्यास बुझा सकता है, कोई अन्य उत्पाद प्यास नहीं बुझा सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, पानी नष्ट ना करें, संरक्षित करें, ठीक है। और जितने उपयोग की आवश्यकता हो बस उतना ही उपयोग करें। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सुबह जैसे ब्रश कर रहे हैं या कुछ अन्य एक्टिविटी कर रहे हैं तो टैप खोल देते हैं और वो खुला रहता है और आप एक्टिविटी करते रहते हैं, तो पानी वेस्ट हो रहा है ना। तो वेस्ट ना करें पानी को, जितनी आवश्यकता है बस उतना ही उपयोग करें। पानी क्या एक बहुमूल्य संसाधन है।